नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस साल इनके कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। तो आप मान के चलिए, अभी कोई आधिकारिक घोषणा इसके बारे में नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप 2025 में उत्तराखंड के छोटा चार धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं, इसकी कोई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो आप अपनी जो ट्रिप है उसको प्लान कीजिए 1 या 2 मई के बाद का। जैसा कि हम सबको विदित है कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को इस बार डेट में पड़ेगी, तो इसी के आसपास ये सारे धाम खुल जाएंगे और वो यात्रा जो यात्री है कर सकेंगे। दूसरा, मैं उनको छोटी सी एक सलाह और देना चाहता हूँ कि बिल्कुल पहले दिन की यात्रा शुरू ना करें। ये सोचे ना कि हम जिस दिन कपाट खुलेगा तभी जाके दर्शन करेंगे, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ होती है। विगत जो इस साल 2024 में पिछले साल जो यात्रा खुली थी, तो जब कपाट खुले थे तो उस समय काफ़ी रस हो गया था चारों धामों में, यमुनोत्री में भी, गंगोत्री में भी, केदारनाथ में भी, बद्रीनाथ में भी। आपने वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी वायरल हुई थी। सोनप्रयाग में काफ़ी रस लगा था, यमुनोत्री में बहुत रस था, गंगोत्री में काफ़ी रस था और बद्रीनाथ की हालत भी बुरी थी। तो उसका कारण ये था कि लोग बस सब पहले दिन के दर्शन करने के इच्छुक थे, तो काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच गए थे। अगर आप अकेले कोई ऐसी यात्रा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने परिवारजनों के साथ में और आपके साथ में कोई वृद्ध माता पिता हैं या जो भी आपके परिवार के वृद्ध जन हैं, उनके साथ आप अगर यात्रा कर रहे हो तो यात्रा को थोड़ा समय दें। 1-2 दिन के बाद की, जब कपाट खुल जाए तब की अपनी यात्रा प्लान करें, क्योंकि अगर उसी दिन आप यात्रा प्लान करते हो तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, आपको बहुत सारी असुविधाओं को भोगना पड़ सकता है। तो उनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जब भी अपनी यात्रा प्लान करें तो सोच समझ कर प्लान करें, विचार करके प्लान करें। और जैसा कि मेरी एक सलाह है कि पहले दिन ही यात्रा दर्शन करने का। यात्रा की प्लानिंग के लिए दूसरा सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप डेट देखते रहें, और यात्रा अगर आपकी प्लान हो जाए तो किसी भी डीएमसी से, उत्तराखंड में बहुत सारे, हरिद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में काफ़ी कंपनियां हैं जो इन यात्राओं को ऑर्गेनाइज करती हैं। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, हम भी यात्रा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप उनसे संपर्क कीजिए और उनकी पूरी जानकारी लीजिए और अपनी एक डेट फाइनल करके अपना टिकट विकेट, जो रेलवे का टिकट है, एयर का टिकट है, वो करा लीजिए। दूसरा, इस बात का आप खास ख्याल रखिए कि चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन जैसे ही खुलते हैं उसका आप एक उसको फॉलोअप ले सकते हैं, या अगर किसी ट्रेवल एजेंट से आपने बुकिंग की है चारधाम यात्रा की तो आप फॉलोअप लेके रखिए कि जैसे ही चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन आप एज सून एज पॉसिबल कर लीजिए, ताकि आप आने वाली और परेशानियों से बच सकें जो कि यात्रा के दौरान होती हैं। तीसरी चीज़ कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं और अगर इस पर आप प्लान कर रहे हैं यात्रा आने का, और जो यात्रा में आने वाले लोग हैं तो थोड़ा सा वो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक थोड़ा शुरू करें, थोड़ा चलना फिरना शुरू करें, क्योंकि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ दुर्गम होते हैं। कोई भी ट्रेवल एजेंट हो, कोई भी कंपनी हो, वो आपको आवास की सुविधा दे देगा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे देगा, इसके बावजूद भी यात्री को कई बार बहुत चलना पड़ता है काफ़ी। जैसे एक उदाहरण आप लीजिए यमुनोत्री का। जब आप यमुनोत्री जाते हो तो जानकी चट्टी में पार्किंग है, पर जानकी चट्टी पार्किंग में भी कई बार पार्किंग इतनी फुल हो जाती है, 2-3 पार्किंग है वहाँ, तो फुल हो जाती है, तो इस कारण से गाड़ी वाले आपको पीछे उतार देते हैं, तो भी काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। नहीं, 1-2 किलोमीटर चल के आप उस पॉइंट तक पहुँचोगे जहाँ से यमुनोत्री का ट्रैक शुरू होता है, और फिर धीमे धीमे ये यात्रा थोड़ी सी दुर्गम होती है। यमुनोत्री का ट्रैक भी काफ़ी एकदम खड़ा ट्रैक है, और आप घोड़े से जाते हो या पिट्ठू से जाते हो तब भी काफ़ी तकलीफ होती है। शारीरिक आपकी जो क्षमताएं हैं उनका पूरा भगवान आपसे हिसाब मांगता है। तो अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हो तो थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिए, थोड़ा दौड़ भाग कीजिए, शरीर में थोड़ी सी स्फूर्ति लाइए, ताकि जब आप पहाड़ पे यात्रा करने के दौरान आपको थोड़ा थकान ना महसूस हो, और वो भी तो आप उसको थोड़ा सह सकें। थोड़ी टॉलरेंस पावर होनी चाहिए शरीर में, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एकदम लेथर्जिक लाइफ जीते हुए चारधाम यात्रा पर आ जाते हो तो आपको बहुत ही फिर वो दुरूह लगती है, आप परेशान हो जाते हो। केदारनाथ यात्रा के बारे में जहाँ तक मैं बताऊं तो काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर ऐसी स्पॉन्सर्ड पोस्ट हैं जिन पे ये बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर टिकट आप ले सकते हो केदारनाथ के लिए, प्री बुकिंग कर सकते हो, आप इतना फलाना ढिम का पैसा दे दीजिए। बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी फेक कंपनियां, बहुत सारे स्कैमर्स एक्टिवेट हो जाते हैं
केदारनाथ यात्रा के दौरान। और ये स्कैम, मैं तो इस सेक्टर में हूँ तो मुझे पता है कि हर साल कई लोगों से ऐसा मेरा पाला पड़ता है। कई मेरे ऐसे यात्री होते हैं जिनको मैं समझा रहा होता हूँ कि नहीं, आप हेलीकॉप्टर टिकट आपको नहीं मिल पाएगा बंधुवर, आप पैदल या पौनी से अपनी यात्रा कीजिए। पर फिर भी वो किसी थर्ड पार्टी से या फोर्थ पार्टी से टिकट लेके आ जाते हैं और फिर उनको बाद में मिलता है धोखा, फरेब हो जाता है उनके साथ में। और सरकारी ऑफिसर के साथ मैंने फरेब देखा है, बीएसएफ वालों के साथ, आर्मी ऑफिसर के साथ फरेब हो गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे किस्से हैं मेरे पास। तो इनसे अगर आपको बचना है तो केवल आप एक बात ध्यान रखिए कि IRCTC की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको अपनी टिकट बुक करने का चांस मिलेगा। लेकिन उस टिकट को बुक करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली बना होना चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो उसमें आधार कार्ड का नंबर प्रॉपरली सबमिट होना चाहिए, तब आप उस टिकट को अवेल करने की योग्यता रखते हो। टिकट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है वेबसाइट के ट्रैफिक पर। अगली वीडियो में मैं कभी आपके साथ बनाऊंगा, तब मैं आपको IRCTC की जो टिकट बुकिंग की वेबसाइट है हेलीकॉप्टर यात्रा केदारनाथ धाम के लिए, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या परेशानी आती है, मैं विस्तार से उसमें आपको बताऊंगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी तीर्थयात्री चारधाम यात्रा का, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके लिए मेरी ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।